सेट नंबर 1, अगर झरने से पानी गिरता है तो पत्थर से टकराने से पहले उसमें कौन सी ऊर्जा होगी। तो अगर झरने से पानी गिर रही है तो झरने से पानी गिरने से पहले यानी पृथ्वी से टकराने से पहले गतिज ऊर्जा होती है। यानी पानी में गति तो गतिज ऊर्जा, और गतिज ऊर्जा होगा तो घर्षण कब होगा, जब ऊष्मा ऊर्जा यानी जब पानी पत्थर पर गिर जाएगी तब ऊष्मा ऊर्जा होती है। सिंपल, अगर झरने से पानी गिरती है तो पत्थर से टकराने से पहले उसमें गतिज ऊर्जा, और जब पानी पत्थर पे टकरा जाती है तब जाकर ऊष्मा ऊर्जा होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है आपका, ये रहा। अगर झरने से पानी गिरता है तो पत्थर गिरने के बाद यानी पत्थर पर पानी ये गिरने के बाद कौन सी ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। हमने बताया जब पानी गिर रही है तो गतिज ऊर्जा, और नीचे पत्थर पे टकरा जाती है तो ऊष्मा ऊर्जा, यानी कि गतिज ऊर्जा से ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, यानी पानी में गति तो गतिज ऊर्जा, और गतिज ऊर्जा कब होगा, जब इसमें घर्षण यानी पत्थर पे टकराएगा तो घर्षण होगा, और घर्षण कब होता है तो आपको ऊष्मा ऊर्जा। उम्मीद करता हूँ कि ये भी आपको क्लियर में समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन, स्टील जंगरोधी बनाता है। अच्छा एक बात कहिए, अगर जंगरोधी स्टील जंगरोधी बनाता है इसका मतलब कि यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है जंगरोधी बनाता है क्रोमियम, और जंगरोधी बन गया तो अपने आप कठोर हो जाएगा। अगर स्टील जंगरोधी बनाता है तो क्रोमियम, लेकिन अगर ऑप्शन में क्रोमियम नहीं रहे तो जंगरोधी बनाता है तो अपने आप कठोर हो जाएगा जी। अगर क्वेश्चन ये कहता है कि स्टील कठोर बनाता है तो कठोर बनाता है तो सही ऑप्शन है आपका कार्बन, लेकिन आपका कार्बन में ऑप्शन में नहीं रहे तो जब स्टील कठोर बना देता है तो जंगरोधी अपने आप हो जाएगा जी, नहीं होगा, हो जाएगा। तो स्टील जंगरोधी बनाता है ऑप्शन नंबर सी क्रोमियम। अगर क्रोमियम ऑप्शन नहीं रहे तो दूसरा ऑप्शन आपका कार्बन हो जाएगा जी। उड्डयन काल का सूत्र क्या होता है। तो जब आप प्रक्षेप गति पढ़ेंगे तो आपको क्लियर होगा कि उड्डयन काल का होती है। सबसे पहले ऑर्डर होता है बाबू HRT का ऑर्डर होता है, और सबसे पहले हम अगर आपको बता दूं कि HRT का ऑर्डर होता है तो यहाँ HRT का ले लिए। देखिए रेड कलर से U sin थीटा बट्टा G सब में देखिए कॉमन है, नहीं है कॉमन, लेकिन ब्लू कलर से U स्क्वायर इधर 2 है, इधर साइन स्क्वायर 2 है, और नीचे भी 2 है, यानी U स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बट्टा 2G। अब बाद में दूसरा में R का फॉर्मेट जब पढ़िएगा तो इसमें U स्क्वायर साइन 2 थीटा बट्टा G हो जाता है, और नीचे वाला दुगो को खा जाते हैं, ठीक है। और टी का ऑर्डर आता है तो ये जो 2 है इधर मल्टीप्लाई 2U साइन थीटा बटा G हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि, और आपके पास उड्डयन काल पूछा है यानी टाइम ऑफ पीरियड पूछा है, तो टाइम बराबर 2U साइन थीटा बट्टा G। देखिए ऑप्शन नंबर आपका 2U साइन थीटा बट्टा G यही रहा। HRT का ऑर्डर रहता है U साइन थीटा बट्टा G सब में कॉमन रहता है, और उसके बाद ऊपर में स्क्वायर, ऊपर में स्क्वायर और नीचे 2 से मल्टीप्लाई। दूसरा में U के स्क्वायर और साइन में 2 थीटा, और उसके बाद अगला में 2U साइन थीटा। आप मिला लीजिएगा। उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब यही अगर प्रक्षेप गति में प्रास का मान महत्तम ऊंचाई के 4 गुने के बराबर हो तो प्रक्षेपण कोण क्या होगा। अच्छा, प्रास का मान यानी प्रास का मतलब होता है रेंज,
तो रेंज बराबर आर, एच आर टी का मैंने फॉर्मूला बताया। अगर आर बराबर अगर आपको नहीं मालूम चलेगा तो शायद आपसे ये क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो प्रास का मान महत्तम ऊंचाई के 4 गुना है, तो महत्तम ऊंचाई तो 4 ले लिया, 4 और ऊंचाई का h यानी r बराबर 4h के बराबर है। तो r बराबर यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बट्टा जी, ठीक है भाई, और बराबर दे दिया मैंने, और 4 गुना यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बट्टा 2g, और इधर से मल्टीप्लाई कीजिएगा u से, यू स्क्वायर खत्म 2 से, और सॉरी 2 से 2 दूनी 4 खत्म, और g से g खत्म, तो बचा साइन 2 थीटा बराबर 2 साइन स्क्वायर थीटा, और साइन 2 थीटा बराबर फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा बराबर 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो 2 आपका खत्म हो गया जी, साइन थीटा से एक खत्म हो गया जी, तो बचा कोस थीटा साइन थीटा, और तो साइन थीटा कोस थीटा बराबर टैन थीटा बराबर 1 लिख सकते हैं जी, और टैन थीटा बराबर टैन 45 यानी टैन 1 हो गया, तो टैन यानी थीटा बराबर 45 डिग्री का मान होता है जी। और आपका ऑप्शन नंबर ये रहा है, ऑप्शन आप मिला सकते हैं, एक बार आप खुद से देख लीजिए जी किस तरह से बना है जी। अगला नंबर, कोई पिंड 1 मीटर की ऊंचाई से गिराया जाता है, कोई पिंड 1 मीटर की ऊंचाई से गिराया जाता है तथा 36 सेंटीमीटर उछलता है, तो प्रत्यास्था गुणांक ज्ञात करें। प्रत्यास्था गुणांक ज्ञात करें, प्रत्यास्था। अच्छा, तो प्रत्यास्था गुणांक हम लोग ई से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब प्रत्यास्था गुणांक बराबर रूट अंडर छोटका बट्टा बड़का, रूट अंडर छोटका बट्टा बड़का, क्या भाई, तो प्रत्यास्था गुणांक का बराबर होता है रूट अंडर छोटका बट्टा बड़का, छोटका बट्टा बड़का। अच्छा, बराबर छोटा इसमें कौन है भाई, देखिए 36 सेंटीमीटर है और ये 1 मीटर है, तो सबसे पहले तो इन दोनों को मान एक बराबर वे में करना होगा जी। ये 36 सेंटीमीटर है तो 0.36 मीटर हो जाएगा जी, नहीं होगा, हो जाएगा, तो छोटा 0.36 हुआ, बड़ा 1 हुआ, इसका मतलब छोटा 0.36 बट्टा नीचे 1 बड़का हो गया, और इसका रूट अंडर के अगर बाहर कीजिएगा तो क्या आ जाएगा 0.6, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर जी। अगला क्वेश्चन है कि सनवातक कमरे की छत के निकट लगाए जाते हैं क्योंकि सांस यानी सनवातक, एक बात कहिएंगे हम आपको, एक सनवातक कमरे की छत के निकट लगाए जाते हैं। अच्छा, देखते होंगे आप हर घर में जब बनता है तो हर घर के छत के ऊपरी भाग में एक सनवातक लगाया जाता है जिसे कहा जाता है वेंटिलेशन कहा जाता है, यानी गर्म हवा और ठंडा हवा को मिलाने वाली को हम लोग उसी के बारे में चर्चा करते हैं। कभी देखा है आपने कि ये वाला जो है, ये वाला नीचे लगाया जाता है चौकिया के नीचे? नहीं, क्योंकि ये छत पे ही लगाया जाता है। तो कहा जाता है सांस से छोड़ी गई गर्म हवा उठती है और बाहर चली जाती है, तो नहीं, हम घर में रहेंगे तो हम गर्म हवा छोड़ेंगे और बाहर चली जाएगी, नहीं, उनमें कमरे में क्रॉस वेंटिलेशन मिलाता है, बिल्कुल सही, यानी क्रॉस वेंटिलेशन, यानी हवा गर्म हवा जाएगा और ठंडी हवा आएगा, मतलब हमारे रूम में से गर्म हवा आएगा और गर्म हवा जाएगा और अंदर हवा ठंडी आएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। यदि सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुसूत्र H2SO4 है तो था भाकस्मिकता 2 है, तो अम्ल का तुल्यांकित भार ज्ञात करें। अच्छा, तुल्यांकित भार ज्ञात करने का एक सही अचूक उपाय हम जानते हैं, तो H2SO4, तो H2SO4 को अगर अनुभार निकालते हैं तो आपका 98 आ जाता है, और भाकस्मिकता 2 है, आकस्मिकता नहीं होता है, भाकस्मिकता होता है, और 2 है, इसका अगर मल्टीप्लाई करके काटेंगे तो 49 हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। लेकिन सबसे पहले एक बात करते हैं, सबसे पहले हम बात
तो तुल तो तुल्यांकित भार की बात कीजिएगा तो निकालने के लिए मान लीजिए H2SO4 का तुल्यांकित भार निकालना है, CO3 माइनस माइनस का तुल्यांकित भार निकालना है, NaOH AlOH का होल 2 या Mg प्लस प्लस। तो आपको दिमाग में यही याद करना है कि जब H2SO4 करें तो इसका पहले अनुभार निकाल लेते हैं। अनुभार निकालने के बाद जितना H है, H दूगो है तो दूगो से भागा दे देंगे। अच्छा, CO3 के ऊपर में माइनस माइनस दूगो है तो माइनस माइनस कितना है तो दूगो है, तो फिर भी नीचे 2 से भागा दे देंगे। अनुभार निकालने के बाद अब देखेंगे NaOH यानी कि OH कितना है तो एगो है, तो नीचे अनुभार से 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी कहने का मतलब ये चला कि जितना H होगा या जितना OH होगा या जितना माइनस माइनस होगा या जितना प्लस प्लस होगा, उसकी संख्या को जोड़कर उसकी संख्या जितनी होगी उसी अनुभार को निकाल के नीचे 2 रहेगा तो 2, 3 रहेगा तो 3 से काट देते हैं और इसका आंसर दे देते हैं। या तो आपके क्वेश्चन में खुद से दिया होगा। अगर अगला हम नंबर क्वेश्चन बात करते हैं तो देखिए आपके क्वेश्चन में दिया गया है, यदि सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुसूत्र H2SO4 है तो भाकस्मिकता 2 है तो अम्ल का तुल्यांकित भार होगा। इत्तेफाक से देखिए H2SO4 तो इसमें तो H दूगो है ही और यहाँ H दू भी दिया है, यानी भाकस्मिकता 2 दिया है। सबसे पहले H2SO4 का हम लोग अनुभार निकालेंगे तो 98 आता है। अब तुल्यांकित भार बराबर मैंने क्या बताया कि अनुभार, तो अनुभार बत्ता जितना भाकस्मिकता आपका क्वेश्चन में दिया चाहे वो दिए, अगर नहीं देता ये अगर 2 नहीं देता तो जितना H होगा, जितना OH होगा, जितना माइनस माइनस रहेगा, जितना प्लस प्लस रहेगा उसी को हम लोग नीचे से भाग दे देंगे। तो इसलिए आपका 49 इज द राइट आंसर। 49 इज द। सिलिका जेल क्या है? तो सिलिका जेल एक जो है सुखाने वाला पदार्थ है। अब सुखाने वाला पदार्थ जो पाया जाता है तो ट्रांसफार्मर के ब्रीडर में पाया जाता है। देखिए है ब्रीडर ट्रांसफार्मर के ब्रीडर में पाया जाता है। गर्भाशय में भ्रूण को पोषण प्रदान करने वाला ऊतक क्या है? हमें पता है कि आप जानते होंगे प्लेसेंटा। देखिए यही है गर्भाशय के भ्रूण में यही है प्लासेंटा होता है, जो निकला गाय भैंस के देखिएगा निकला हुआ रहता है, उसी को प्लासेंटा कहा जाता है। और एक बात और, ओविडक्ट और फ्लोरोपियन ट्यूब ये दोनों एक ही का नाम है। ओविडक्ट ही को नाम फ्लोपियन ट्यूब कहा जाता है, यानी आप जानते ही होंगे। शुक्राणु कहाँ बनता है? तो भाई रे शुक्राणु वृषण में बनते हैं। कहाँ बनते हैं? वृषण में बनते हैं। शराब पीकर वाहन चालन के श्वसन परीक्षण में यातायात पुलिस क्या इस्तेमाल करती है? तो ऑप्शन नंबर ए पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल। अच्छा, पोटेशियम डाइक्रोमेट की अगर बात कीजिएगा तो एसिड है ये, और ये पोटेशियम डाइक्रोमेट अपना कलर जो है बदल देता है। अगर अपना कलर बदल जाता है तो हम जान जाएंगे कि कौन सा नशा किया है या नहीं किया है, शराब पिया है या नहीं पिया है। ठीक है भाई। निम्नलिखित में से कौन सा सांप जहरीला नहीं है? नहीं पूछा है भाई। तो एक बात बताते हैं कि 500 किस्म के प्रकार के सांप पाए जाते हैं, जिसमें 10 किस्म के सांप जहरीला है, और वो भारत में 4 किस्म का सांप पाया जाता है जहरीला। कोबरा बाप रे बाप, कोरल स्नेक बाप रे बाप, ये सब जहरीला है। वाइपर जहरीला है, अजगर जहरीला नहीं है। लोग को सांप काट देता है तो 80% जो है डर से मर जाता है कि सांप काट दिया है। ठीक है। अगला नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा ठोस है? ठोस। एक बात बताते हैं जो हमेशा आपको याद रहेगा, ब्रोमीन मात्र एक अधातु है जो द्रव अवस्था में रहता है, और ब्रोमीन को लिक्विड मतलब होता है क्या भाई? द्रव होता है।
और ब्रोमीन से ऊपर फ्लोरीन और क्लोरीन जाइएगा तो ये गैस अवस्था में रहता है। क्या अवस्था में रहता है? गैस अवस्था में। और आयोडीन और एस्टेनिन जो रहता है ये सब सॉलिड यानी ठोस अवस्था में रहता है। तो आप मिला लीजिए। आपको याद कैसे करना है? ब्रोमीन एकमात्र अधातु है जो द्रव अवस्था में रहते हैं, और ब्रोमीन के ऊपर फ्लोरीन और क्लोरीन गैस अवस्था में रहते हैं, और ब्रोमीन के नीचे आयोडीन और एस्टेनिन जो रहता है ठोस अवस्था में रहता है। तो निम्नलिखित में से कौन ठोस है? फ्लोरीन, एफ तो गैस है भाई। ब्रोमीन तो एक द्रव है भाई। क्लोरीन भी गैस है, लेकिन I2 देखिए, आई देखिए यहाँ पे आई जो है आपका ठोस अवस्था में I2, इसलिए डी इज द राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। आप नोट कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है सर, ऑप्शन नंबर I2 इज द राइट आंसर। पानी में हवा का बुलबुला व्यवहार करता है। अच्छा देखिए, पानी में गोल गोलुआ का माई गोल है तो बुलबुला व्यवहार करता है। लेकिन ध्यान में रखिएगा, जो जैसा दिखता है वैसा व्यवहार नहीं करता। इसका मतलब जो जिस तरह व्यवहार करता है वो दिखता भी नहीं होगा। अच्छा मान लीजिए कि पानी में हवा का बुलबुला कैसा होता है? गोल होता है। तो गोल दिखता है कैसा? उत्तल। लेकिन व्यवहार कैसा करेगा? तो अवतल लेंस के भांति काम करेगा। अवतल दर्पण नहीं, अवतल लेंस की भांति काम करेगा। तो इसलिए पानी में हवा का बुलबुला व्यवहार कैसे करता है? तो व्यवहार करता है क्या? अवतल लेंस की तरह। पानी में बुलबुला है तो बुलबुला देखिए तो गोल होता है, तो गोल दिखता है, लेकिन व्यवहार करता है अवतल लेंस। ठीक उसके उल्टा ऑक्सीजन गैस के 0.5 मोल का आयतन क्या होगा? 0.5 के आयतन क्या होगा? एक बात आप जान लीजिए कि अगर 02 यानी O2 गैस का 1 मोल बराबर 22.4 लीटर होता है, नाइट्रोजन गैस के 1 मोल बराबर 22.4 लीटर होता है, ऑक्सीजन गैस 3 का 1 मोल बराबर 22.4 लीटर होता है, बकरी का 22.4 लीटर होता है, भैंस का 22.4 लीटर होता है। इसका मतलब ये है कि कुछ भी का 1 मोल बराबर 22.4 लीटर होता है। तो 1 मोल बराबर, तो 0.5 मोल बराबर पूछा है, 1 मोल बराबर 22.4 लीटर होता है। ठीक है भाई, तो 0.5 यानी आधा, तो आधा बराबर इसके आधा यानी 11.2 लीटर होगा, इसलिए बी इज द राइट आंसर होगा। नहीं, उम्मीद करता हूं कि समझ में आ रहा होगा। यह हमने अभी बताया कि यदि सल्फ्यूरिक अम्ल अनुसूत्र H2SO4 तो भाकस्मिकता 2 है, तो अम्ल का तुल्यांकित भार निकालने के लिए बताया। क्या तुल्यांकित भार निकालने की? सबसे पहले अनुभार निकाल लीजिए, और नीचे में जितना H होगा, चाहे जितना OH होगा, या माइनस होगा या प्लस होगा, उतना ही से नीचे में भाग दीजिए। लेकिन इत्तेफाक से भाकस्मिकता यहाँ पे 2 दिया गया है, तो इसलिए 2 से डिवाइड कर देंगे, इसलिए इज द 49 इज द राइट आंसर। ठीक है, ये हम लोग बता ही दिए कि H2SO4 तुल्यांकित भार CO3 माइनस NOH सब हमने बताने का अभी काम किया है। निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण उत्पन्न करता है? तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण उत्पन्न करता है? इसका मतलब ये हुआ सर कि ईंधन यानी हाइड्रोजन ऐसी है जो ईंधन यानी न्यूनतम पर्यावरण वाला प्रदूषण उत्पन्न करता है। लेकिन ऑप्शन नंबर डी पढ़िएगा, CNG, तो सबसे अधिक प्रयोग हो रहा है, और सबसे कम प्रदूषण होता है। ठीक है सर, सबसे कम प्रदूषण होता है। लेकिन हाइड्रोजन न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण उत्पन्न करता है। लेकिन CNG सबसे अधिक प्रयोग करता है और सबसे कम प्रदूषण फैलाता है। ठीक है, सेट नंबर 1 इज द आपका
कंप्लीट हो गया। अगर आपको ये सेशन आपको रिवीजन करवाने में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान भूमिका निभा रही है तो आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि रिवीजन करना मोस्ट हो जाता है, मस्ट होता है। रिवीजन देखिए, खूब पढ़ लीजिए और रिवीजन नहीं कीजिए तब मामला कहीं ना कहीं गड़बड़ा जाएगा चला। इसलिए हम कह रहे हैं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए और आपको लाइक करना है। ठीक है सर, उम्मीद करता हूँ कि समझ में अच्छे तरह से आया होगा। थैंक यू।